आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो जुडिशियल सर्कल्स में काफी बज़ क्रिएट कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ चली एक इंटरनल इंक्वायरी और उसके बाद बेसिस पे दी गई इम्पीचमेंट रिकमेंडेशन को चैलेंज किया था, जो कि फॉर्मर सीजीआई संजीव खन्ना ने सीधे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भेजा था। उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड एजी मशी के सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद थे और इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के फेवर में ऑर्डर दिया है? कौन से डिसीजन ऑफ फॉर्मर सीजीआई संजीव खन्ना को गलत बताया गया है? चलिए सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। अब ये केस सिर्फ एक जज की पर्सनल फाइट नहीं थी, ये जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इन हाउस प्रोसेसेस पर भी एक टेस्ट था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि इंटरनल मैकेनिज्म सही था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट अ पोस्ट ऑफिस। अब जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी, उसमें उन्होंने 3 मेन बातें उठाई थी। पहला ये कि द रिकमेंडेशन मेड बाय फॉर्मर सीजीआई खन्ना फॉर माय रिमूवल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अल्ट्रा वायर्स। दूसरा ये कि देयर वाज नो फॉर्मल कंप्लेंट टू ट्रिगर द इन हाउस प्रोसीजर, द कमिटी नेवर इन्फॉर्म मी अबाउट इट्स प्रोसेसेस। और तीसरा ये कि द पब्लिक प्रेस रिलीज सब्जेक्टेड मी टू एन अनप्रेसिडेंटेड मीडिया ट्रायल। उनका कहना था कि ना तो उन्हें एविडेंस देखने का मौका दिया गया, ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउड थी। इससे नेशनल जस्टिस वायलेट हुआ है। अब हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया, द इन हाउस मैकेनिज्म इज ओनली लिमिटेड टू मेकिंग अ रिकमेंडेशन, इट कैन नॉट बी द ग्राउंड टू ट्रिगर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। उनका कहना था कि वो रिपोर्ट को एज सच चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन उससे रिमूवल का ट्रिगर बनाना आर्टिकल 124 एंड जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के खिलाफ है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने स्ट्रेस किया कि रिकमेंडेशंस बाय द इन हाउस कमिटी डू नॉट हैव बाइंडिंग वैल्यू। अब बेंच ने इस पर रिस्पॉन्ड किया भी था कि इन हाउस process was placed in 1999 for seeing what action can be taken. The Chief Justice is not a post office. He has some duties towards निर्देशक। कोर्ट ने ये भी पूछा कि जस्टिस वर्मा ने इतनी डिले क्यों की इसे चैलेंज करने में। If you challenge to the constitutionality of the provisions, you should have come early. You say you're not heard and then there is delay. इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उल्टा जवाब देते हुए कहा था कि but it is about my fundamental rights. I can raise the points now. पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि you have to show the violation of procedure was there by the Chief Justice of India. सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर जस्टिस वर्मा का कंडक्ट भी नहीं सही लगा, जिस पर जस्टिस दत्ता ने कहा भी कि your conduct does not inspire confidence. We did not want to say this but your conduct says a lot. ये रिमार्क क्लियर करता है कि बेंच को लगा कि जस्टिस वर्मा का टाइमिंग सस्पिशियस है। उन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया और जब फाइंडिंग्स उनके खिलाफ गई तब वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में एक और पॉइंट ये उठाया था कि करेंसी बर्निंग वीडियोस जो इंक्वायरी के दौरान लीक हुए थे वो गलत थे। बेंच ने इस पर अग्री भी किया था कि वी आर विथ यू ऑन दिस फॉर द टाइम बी, इट शुड नॉट हैव बीन लीक्ड। और इसी पूरी हियरिंग के बाद आज जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड एजी मशी की बेंच ने ये पिटिशन डिसमिस कर दिया और साथ ही कहा कि we have held that CGI and the in-house committee had scrupulously followed the process except uploading photos and video, and we have said it was not required but nothing turned on it because you did not challenge it there। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब साफ था कि ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं था जो फोटोज और वीडियोस को सर्कुलेट किया गया, इससे इंक्वायरी की वैलिडिटी या फेयरनेस पर उन्होंने ये भी कहा कि इससे इंक्वायरी की वैलिडिटी या फेयरनेस पर कोई असर नहीं पड़ता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बेंच ने हाईलाइट की वो ये थी कि जब ये सब हो रहा था तब जस्टिस वर्मा ने इन चीजों पर कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया। उन्होंने ये क्लियर किया कि वी हैव हेल्ड दैट सीजीआई सेंडिंग लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट वाज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इसके साथ कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के लिए लिमिटेड स्कोप ओपन छोड़ा। उन्होंने कहा कि वी हैव मेड सर्टेन ऑब्जर्वेशंस वेयर वी हैव केप्ट इट ओपन फॉर यू टू रेज प्रोसीडिंग्स इफ नीडेड इन द फ्यूचर। अब कोर्ट ने 6 की इश्यूज एड्रेस किए। पहला था मेंटेनेबिलिटी का, मतलब अगर किसी सिटिंग जज के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी चल रही है तो उस इंक्वायरी को लेकर रिट पिटिशन फाइल करना कोर्ट में मना है, दिस इज नॉट मेंटेनेबल। दूसरा पॉइंट है लीगल प्रोसीजर का। कोर्ट का कहना था कि जो इन हाउस इंक्वायरी का सिस्टम है वो फुल्ली लीगल है। तीसरा पॉइंट था वायलेशन ऑफ राइट्स का। कोर्ट ने बोला कि जस्टिस वर्मा के फंडामेंटल राइट्स वर नॉट वायलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट था कंप्लायंस विद प्रोसेस। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द इंक्वायरी कमिटी स्क्रूपुलसली फॉलोड द प्रोसेस। उन्होंने कहा कि फोटोज और वीडियोस का अपलोड ना होना नॉन एसेंशियल था। इसके बाद पॉइंट उठा कम्युनिकेशंस टू एग्जीक्यूटिव का।
सेंडिंग द रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट वाज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने माना। एक और पॉइंट जो था वो था लिबर्टी का। जस्टिस वर्मा कैन स्टिल रेज ग्रीवांसेस थ्रू अप्रोप्रिएट रेमेडीज इन द फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड। एक और शॉकिंग डिटेल ये थी कि इंक्वायरी के बाद जस्टिस वर्मा को उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद में वापस भेज दिया गया था, लेकिन उनका जुडिशियल वर्क उनसे ले लिया गया। मतलब ओथ तो उन्होंने लिया पर कोर्ट रूम नहीं मिला। अब ये एक तरह से पब्लिक शेमिंग विद इन द इंस्टीट्यूशन जैसा लगता है। एक सिटिंग जज जिनके अगेंस्ट कुछ प्रूवन नहीं हुआ था इन क्रिमिनल कोर्ट, उनका काम ले लेना एक सिंबॉलिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। अब हियरिंग के दौरान उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सौमित्र सेन का भी एग्जांपल दिया था। इन द सौमित्र सेन केस ही वाज कॉल्ड एंड वाज हर्ड। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि प्रोसीजरल फेयरनेस उस केस में दिखाई गई थी, जबकि जस्टिस वर्मा को उस लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया। लेकिन कोर्ट ने इस कंपैरिजन को सब्सटेंशियल नहीं माना था। हर केस की फैक्ट्स अलग होती है और ये भी एक इंक्वायरी थी, नॉट अ जुडिशियल ट्रायल। जस्टिस वर्मा ने प्रेस रिलीज और मीडिया ट्रायल पर भी ऑब्जेक्शंस उठाया था और कहा था कि द सुप्रीम कोर्ट्स पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एलिगेशंस सब्जेक्टेड मी टू एन अनप्रेसिडेंटेड मीडिया ट्रायल। और ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ भी आई जब जुडिशरी के अंदर से ही कोई प्रेस रिलीज आए जो पब्लिक में एक जज के खिलाफ एलिगेशंस को हाईलाइट करे बिना किसी ट्रायल के, तो पब्लिक परसेप्शन डैमेज होता है। अभी पूरा केस एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या इन हाउस मैकेनिज्म सफिशिएंट है एक जज को रिमूव करने जैसे सेंसिटिव मैटर में? क्या ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है? क्या उसमें नेचुरल जस्टिस का फुल कंप्लायंस होता है? कोर्ट ने ये जरूर बोला कि प्रोसीजर फॉलो हुआ, लेकिन अगर एक जज के पास क्रॉस एग्जामिन करने का या एविडेंस देखने का हक नहीं है, तो क्या वो सच में फेयर हियरिंग है? जस्टिस वर्मा ने जो केस फाइल किया था वो अब तो डिसमिस हो गया है, लेकिन कोर्ट ने क्लियरली बोला कि वी हैव केप्ट इट ओपन फॉर यू टू रेज प्रोसीडिंग्स इफ नीडेड इन द फ्यूचर। तो हो सकता है कि लीगल फाइट अभी खत्म ना हो। ये केस एक मिसाल है जुडिशरी का अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे एक जज के अगेंस्ट एक्शन लेना और उसके साथ साइमल्टेनियसली ड्यू प्रोसेस भी इंश्योर करना। पब्लिक के लिए भी ये एक रिमाइंडर है, जुडिशरी भी एक इंस्टीट्यूशन है जहां इंसान काम करते हैं, गलतियां हो सकती है पर चेक्स एंड बैलेंसेस भी होना चाहिए। जस्टिस होना चाहिए पर जस्टिस होते हुए भी दिखना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।